देखिए, लिखिए। तो लेंस में तो फिर भी चेक करना पड़ता है कहीं एयर के अलावा कोई दूसरा माध्यम तो नहीं है, क्योंकि दूसरा माध्यम होगा तो μ/f करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सीधा क्या है 100/f इन सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक फार्मूला अप्लाई करिए। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेज पानी से जाके वापस किस में आएंगी, पानी में। वट एवर द मिरर कहीं भी हो, इस पर मीडियम का कोई ज़रूरत, पूरे के पूरे रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में हमें माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिक्वायरमेंट कहीं भी नहीं पड़ने वाली। मिरर आप पानी में ले लें, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, एक बात समझ में आ गई, लिखिए, जल्दी लिखिए बेटा, आगे बढ़े, बहुत काम है ना। हो गया। अब ये 4 लाइन खींचने में कितना टाइम लग जाता है? बस हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, हर मिरर का एक क्या होता है, हर मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो मालूम है ना हमें अपने कि हर मिरर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि मिरर कैसा है, स्फेरिकल। ये हमारा मिरर है, नीचे बताओ इसका क्या है, सही है। ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है, और इस मिरर का एक क्या होगा, सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंटर सी, सही है। और इसका एक क्या होगा, फोकस, फोकस इज एफ। आप चेक करें, कॉन्केव का फोकस फ्रंट पर होता है, सही है, जबकि कॉन्वेक्स का फोकस बैक साइड पर। अरे चेक कर लो, फोटो जो बनाया है, एक बैक साइड में बना, एक फ्रंट। ये देखो, क्या ये बैक साइड है, ये इसका फोकस है, सही है। क्या ये इसका फ्रंट साइड है, तो कॉन्केव का फोकस फ्रंट पे होता है, कॉन्वेक्स का फोकस बैक पर। ये हमारा कॉन्केव है, इसीलिए फ्रंट पर मैंने फोकस बना। दिस लेंथ इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है आपकी, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कॉन्केव का कर्वेचर है, इसकी ये क्या है, रेडियस है, उसके पेरीफेरी से सेंटर की दूरी, सही है। अब एक रिलेशन होता है आर में और एफ में, कि अगर हम किसी कर्ड मिरर का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दें तो हम क्या उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू r/2। कभी भी आपको अगर किसी की फोकल लेंथ निकालनी है तो आप क्या देखिए, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज करिए किसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर का है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 5। किसी का 20 सेंटीमीटर है, तो किसी का 40 है, तो 50 है। तो इसका मतलब अगर हमने किसी भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, सेंटर से पेरीफेरी की दूरी r, तो फोकल लेंथ हमेशा याद रखिएगा f इक्वल टू क्या होगा, r/2। 99% से ज़्यादा सवालों में हर बार हम क्या देंगे आपको, r से क्या मिलेगा, फोकस, फोकस से क्या मिलेगी, पावर। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, वहाँ लेंस की तरह μ2 माइनस μ1/r करने की ज़रूरत, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या निकालिए, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से क्या निकालिए, पावर। याद रहेगा आपको। अगर r सेंटीमीटर में रखोगे तो f भी सेंटीमीटर में आएगा, r मीटर में रखोगे तो f भी, तो जो यूनिट r की रखोगे वही यूनिट तुम्हें f की रखनी पड़ेगी। क्या बात क्लियर हो गई, छापो। तो कैलकुलेशन जरूर समझ लो कि मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और लेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम जब भी लेंस में सवाल पूछेंगे ना, बार बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर देंगे, जबकि मिरर में पूछेंगे तो बार बार आपको सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर देंगे। यहाँ पर आपको म्यू के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, पूरे टॉपिक में कहीं म्यू आएगा भी नहीं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्लेक्शन में कोई काम, कारण क्या है, लाइट जिस माध्यम से जा रही है टकरा करके वापस उसी माध्यम में आ रही, तो ना फ्रीक्वेंसी बदलेगी, ना वेवलेंथ बदलेगी, ना स्पीड बदलेगी, ना इंटेंसिटी, कुछ भी चेंज नहीं।
तो एक बार कैलकुलेशन को फिर से रिलेट कर लो। पहले हम आपको क्या देंगे, आर, आर से क्या निकालोगे, एफ से क्या निकालोगे, पावर निकालोगे। अगर कभी पावर मिरर की पूछी जाए तब, सही है ना। चल बन गया। आइए नया काम करते हैं, एक मिरर बनाते हैं। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव। किसी भी मिरर के दो हिस्से होते हैं। ए ध्यान से बैठ जा, बातें करके क्या पाएगा बेटा। अच्छा, बातों में कुछ रखा थोड़ी है, बातें तो होती बेकार, करने लग जाओ तो सारी रात क्या होती है। दो दोस्त बैठ जाएं, तीन दोस्त, बस चाय बना बना के क्या करते रहेंगे, बातें करते। हमारे ज़माने में भी यही होता था, खाना खा के आ गए, बैठ गए, अब बातें चल निकली और उलूल जुलूल की बातें, कोई काम की नहीं है। कभी फिल्मों की चलने लगेगी, कभी हीरो हीरोइन की, कभी कहीं और, कभी कहीं और। उसके बाद सुबह हो जाएगी, फिर कोचिंग जाने की बजाय सो जाएंगे और फिर उठेंगे रात दोपहर को 3 बजे, फिर नाश्ता करेंगे। अब खाना के समय क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे। अरे नहीं, पहले क्या था ना, आज और आज से 10 साल पहले की प्रिपरेशन में एक फ़र्क आ गया। पहले हम मोबाइल का इतना यूज़ नहीं, इतना यूज़ था ही नहीं, मतलब बहुत कम यूज़ था मोबाइल का। तो हमारा जो मेन टारगेट होता था वो बातों का ही होता था कि चार दोस्त बैठ गए, बातें चल रही। आज क्या है, आज उल्टा हो गया। अब आदमी अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि उसके हाथ में क्या है, तो बातें दो, अबे जा यार तू अपने कमरे में जा, मुझे यार अकेले रहने दे, है ना। पहले ऐसा नहीं था। चलिए आइए, हो गई बातें। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है रियल एंड वर्चुअल। कैसे डिसाइड करोगे, देखो यहाँ पे लेंस की तरह नहीं डिसाइड होता, यहाँ पे सिंपल होता है। फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मिरर के सामने का हिस्सा है वो क्या है, और जो मिरर का बैक साइड है वो, इसका मतलब जिस तरफ सिल्वरिंग हुई है वो साइड, और जिस तरफ फ्रंट है वो। तो अगर आपको कभी मिरर देखना है तो आप सामने खड़े रहोगे, फ्रंट ऑफ द मिरर वो हिस्सा क्या है आपका। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, सही है, या जो इमेज बनेगी इस साइड वो कैसी होगी, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनेगी या जो क्या बनेगी इमेज, वो कैसी होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिक्स्ड क्राइटेरिया है, जो हिस्सा रियल ऑब्जेक्ट का है वही हिस्सा, अरे पागल है क्या, जो हिस्सा रियल ऑब्जेक्ट का है वही हिस्सा रियल, और जो हिस्सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का है वही हिस्सा। तो याद रखो ना, फ्रंट ऑफ द मिरर कैसा हिस्सा होता है, रियल, और बैक ऑफ द मिरर। तो कोई चीज़ फ्रंट ऑफ द मिरर पर आ रही है, बन रही है, रखी गई है, तो वो क्या है, रियल, और बैक साइड पर बन रही है, रखी गई है, तो क्या है। क्या बात क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो फ्रंट ऑफ द मिरर क्या होगा, रियल, बैक साइड ऑफ द मिरर वर्चुअल। इतना समझ लोगे। अब आगे बढ़ो। हम मिरर के 5 हिस्से कर देते हैं, सॉरी कितने हिस्से करते हैं, 4। देखो ये क्या है इसका, ये क्या है आपका C, और ये क्या है आपका इन्फिनिटी। चेक करो क्या C से ये दूरी R है, और F बराबर R/2 होता है, होता है ना। तो R बराबर, बोलो ना, इसका मतलब जो ये C है उसकी वैल्यू क्या है, 3 जोन हो गए। पहला जोन कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से 2, दूसरा जोन 2F से F, तीसरा जोन F फोकस से पोल, और चौथा जोन क्या है, सिर्फ एक, कैसा है वो, वर्चुअल। तो टोटल 4 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, 4। 3 हिस्से किस जोन में है, रियल में, और एक हिस्सा किस में है, चारों में से चौथा किस में है, वर्चुअल, और पहला दूसरा तीसरा किस में है। पहला जोन कहाँ से कहाँ तक है, दूसरा 2F से, तीसरा F से, और चौथा, अरे काहे का P से, वो चौथा क्या है। जब भी बोलोगे ना चौथा जोन वर्चुअल है, मतलब वो कहाँ है, बैक साइड ऑफ द मिरर, याद रहेगा। अब ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन देखो, बहुत इजी है।
अगर फर्स्ट जोन में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज सेकंड जोन में बनेगी, और अगर तूने सेकंड जोन में ऑब्जेक्ट रखा तो फर्स्ट जोन। अभी मैं याद करा दूँगा, सही है। पहले जोन में रखोगे, सेकंड में जो इमेज बनेगी कैसी होगी, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। कैसी होगी, बोलते चलो इन्वर्टेड। और कैसी होगी, डिमिनिस्ड। सही है। इसका मतलब चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, जो जोन F और 2F के बीच का है वो हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है। और अगर तूने ऑब्जेक्ट सेकंड में रखा तो इमेज किस में बनेगी, कैसी होगी, रियल। और कैसी होगी, इन लार्ज। और कैसी होगी, इनवर्टेड। बोलो, पहले में रख दो, दूसरे में इमेज विच इज़ रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड। दूसरे हिस्से में रख दो, पहले में इमेज विच इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। तीसरे में रख दो तो इमेज कहाँ बनेगी, चौथे पे। और चौथे में रख दो तो तीसरे। तीसरे में रखोगे जब चौथे में बनेगी तो कैसी बनेगी, वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और कैसी होगी, वो इनलार्ज होगी। और जब तीसरे हिस्से में बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल, तो तीसरे हिस्से में बनेगी तो कैसी होगी, रियल होगी। और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और कैसी होगी, डिमिनिस्ड होगी। ये चारों बातें अगर तुमको समझ आ जाए कि किस जोन में ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ इमेज बनेगी और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो आपका आज के बाद हर सवाल यहाँ से लग जाएगा। एक बार फिर से बोल, पहला जोन कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से। दूसरा 2F से। तीसरा, तो अगर हम पहले जोन में ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज सेकंड का मतलब फोकस और 2F के बीच बनेगी। कैसी होगी, कैसी होगी। और कैसी होगी, डिमिनिस्ड होगी। दूसरे जोन में अगर ऑब्जेक्ट रख दें तो इमेज कैसी होगी, इनलार्ज हो। थर्ड जोन में रख दें तो अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच थर्ड जोन में रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी, फोर्थ में, जो कैसी होगी, इरेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट कैसा हो जाए चौथे जोन में तो इमेज कहाँ बनेगी, थर्ड में, कैसी बनेगी, और शार्प। लिखिए, साफ साफ फोटो बनाइए। अभी इसी टॉपिक से 10 तरह के सवाल करेंगे। बस कहानी खत्म हो गई ऑप्टिक्स के ऑलमोस्ट। नेक्स्ट टॉपिक चलेगा मॉडर्न, उसके बाद सेमीकंडक्टर, सेकंड खत्म। ओके। और फर्स्ट में मैकेनिक्स ऑलमोस्ट डन है, तो हीट, एसएचएम वेव, काइनेमेटिक्स, फ्लूइड, फिजिक्स क्या हो गई, खत्म। 2 मंथ है, 2 मंथ है, 2.5 मंथ, बहुत ईजिली। आज जनवरी एंड या पहला वीक ऑफ फरवरी में फिजिक्स क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा रिवाइज करने का तरीका, तभी क्लासेस लेता रहूँगा ताकि आपको ये बता सकूं क्या पढ़ना है और क्या। तो मैं आपके एक नोट्स बनवाऊंगा, उसमें बस ये बताऊंगा कि किस टॉपिक को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, ये सारी बात होगी।
जबकि लेंस में इसका उल्टा होता है। लेंस में इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है। लेंस में क्या है, जो रियल ऑब्जेक्ट का जोन है उसका अपोजिट वाला, पागल है क्या, रियल इमेज का जोन। तो जो हिस्सा रियल ऑब्जेक्ट का होता है उसका अपोजिट हिस्सा रियल इमेज का होता है। जो हिस्सा रियल ऑब्जेक्ट का होता है वो हिस्सा वर्चुअल इमेज का होता है। जो हिस्सा रियल इमेज का होता है वो हिस्सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का होता है, क्योंकि वहाँ प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन है और यहाँ प्रोसेस ऑफ, तो यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद रेज वापस उसी तरफ आएगी और रिफ्रैक्शन में रेज किधर जाएगी, तो इमेज इज डिसाइडेड बाय रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। इसलिए हमेशा जो इमेज एक्चुअली कट करी रेज तो किधर कट करेगी, रिफ्रैक्शन में दूसरी तरफ। अरे है ना, चल तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है एक्चुअली वो क्या होता है, वो 2f होता है। तो टोटल 4 जोन होते हैं, इन्फिनिटी टू 2f एंड 2f टू f, फोकस टू पोल, और चौथी साइड है जो कैसी होगी, वर्चुअल। पहले में ऑब्जेक्ट रखोगे तो दूसरे में इमेज बनेगी, दूसरे पर रखोगे तो पहले में, तीसरे में रखोगे तो चौथे में फॉर्मेशन होगा, और चौथे में ऑब्जेक्ट होगा तो तीसरे। अगर पहले जोन में इमेज बनी है तो रियल, इनलार्ज और इन्वर्टेड, दूसरे में है तो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश, तीसरे में बनेगी तो रियल इरेक्ट और डिमिनिश, चौथे में बनेगी तो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज। आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि किस जोन में कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी। बात समझ में आ गई? अब लिखा नहीं है, अच्छा कैसे होती है, अरे ऐसे बना लिया था इसको। तुम लोग भी यार क्या है, तुम लोग को कुछ भी सिखा तो तुमको पता ही नहीं चलता क्या सीख लिया तुमने। मतलब मैं कितना भी भारी कॉन्सेप्ट तुमको बता दूं तुमको लगता होगा अच्छा ये भी ऐसे, अरे होगा कुछ होगा यार। ये सब बहुत क्या है, ये बहुत भारी चीज़ें हैं जो मैंने तुमको बहुत आसानी से समझाई है, लेकिन ठीक है। तो अरे वो किसी ने कहा है ना, वो हीरे की पहचान किसको होगी, जौहरी को होगी ना। अबे नहीं समझ रहे तुम, आगे जाके जब तुमको पढ़ाई आ जाएगी और तुम कभी फिजिक्स की मेरी क्या खोलोगे तब तुमको पता चलेगा मैंने तुमको क्या पढ़ाया था तुम्हारे पहले साल में। ओके, आइए देखिए, ये क्या है तेरा ऑब्जेक्ट, सही है ना। ये कौन सा मिरर है, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जब इमेज बनेगी तो कुछ ऐसी बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो इमेज, और डाउनवर्ड को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट। एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट हमारी इमेज हमें उल्टी दिखेगी। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्या हो गई, इन्वर्टेड। तो जब भी इन्वर्टेड जहाँ जहाँ लिखा गया है इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो उसकी जो इमेज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने। और इरेक्ट है अगर, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इमेज यहाँ बन जाए, हाँ ये इमेज का नेचर कैसा है, एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, इमेज भी उसी के साथ बन रही है ऊपर, इरेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो वो क्या है, इन्वर्ट। बात समझ में आ गई? कुछ लोग सोचते हैं बनती कैसे होगी, रेज लेके आ जाओ क्या होगी, बन जाएगी, है ना। जैसे देखो एक बना के दिखाई देता हूँ, चलिए देखिए, मैंने आपको एक मिरर दिया कौन के, ये क्या है बेटा, F, ये क्या है 2, और ये क्या है। अब देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस और इन्फिनिटी के बीच में, सही है। एक रे सीधी सीधी लेके आइए, सीधी सीधी रे हमेशा कहाँ से जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से भागेगी। दूसरी रे कैसे लेके जाइए, फोकस पर, तो क्या वो ऐसे भागेगी, बोलो बेटा। अरे रुक जाओ, क्या यहाँ कट कर गई, ये क्या है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ पे कट कर जाए वही क्या बनेगी, तुम्हारी इमेज। तो एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट
इमेज कैसा बना है, इन्वर्ट, वो तो रे बनाएगी ना। और मैंने आपको बोला है ऑप्टिक्स में कहीं भी रे बनाने की ज़रूरत आपको, डायग्राम नहीं बनाना है आपको, बस ये समझना है कि कैसे, कहाँ रियल होगा कहाँ वर्चुअल। वो साइड में बना लो ताकि पता चले ऐसा बनता होगा। लिखिए, जल्दी लिखिए। तो पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो साइन बोलो, बोलते चलो। रियल ऑब्जेक्ट है तो यू का साइन, सही है, क्योंकि ये तेरा पोल है, रियल ऑब्जेक्ट इधर होगा। एनर्जी हमेशा कैसे चलेगी, ऐसे ही तो चलेगी, मिरर की तरफ जाते हुए एनर्जी फ्लो है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ओके। अगर रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो, हाँ, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। रियल इमेज हुई तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज हुई तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या ये बिल्कुल लेंस की तरह है, लेकिन एक फ़र्क है, लेंस में जब रियल इमेज होती थी तब वी का साइन पॉजिटिव है, और जब वर्चुअल था तो वहाँ वी का साइन, तो ये फ़र्क है। बाकी कोई फ़र्क लेंस और मिरर में नहीं, बस एक फ़र्क है साइन ऑफ द इमेज, वी का साइन अगर यहाँ वी पॉजिटिव है वो वर्चुअल है, लेंस में वी पॉजिटिव आ जाए तो वो रियल हो। अरे बात हुई थी, मैंने आपको बोला था छापी। कुछ ना कहे तो ऑब्जेक्ट को क्या मानोगे हमेशा, रियल। इफ नथिंग इज मेंशन, मेंशन कैसे लिखा जाता है, अब इतना तो मैं भी जानता हूँ। इफ नथिंग इज मेंशन, हाँ, डी रहेगा। देखो ना, मुझे इतनी अंग्रेजी आती है ना, मैं जानता हूँ, मैं जो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म मुझे ये भी नहीं पता ये, अरे बस ठीक है, तो मेरे मजे मत ले भाई। तो ऑब्जेक्ट क्या मानोगे हमेशा, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक नियम बनाया था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कितना आता है यार, मुझे फ़र्क पड़ता है मुझे जो आना चाहिए वो आता है कि नहीं, वो आना चाहिए। बाहर मेरी अंग्रेजी आती हो चाहे ना आती, ये मेरा काम। लाइक मेरे को मतलब नहीं फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है, मेरे को इससे भी मतलब नहीं कि लंदन में कितनी नदियाँ बहती हैं, भाई बहने दो, मैं जान के क्या कर लूँगा। मैं कौन सा यूपीएससी और आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं एसएससी की प्रिपरेशन करता तो मैं वो याद करता, मैं एसएससी नहीं पढ़ता ना, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं किसकी करता हूँ, नीट की। तो मेरे को भारत में कितनी नदियाँ बहती हैं इससे हमें मतलब, भारत का फॉरेन मिनिस्टर कौन है इससे भी मेरे को मतलब नहीं, मेरे को मतलब है न्यूटन्स लॉ क्या होता है, F बराबर ma, व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हाट इज द कोलिजन, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, ये जानना जरूरी है। ओ मेरे को ज्ञान दे रहा है कि थर्ड फॉर्म होती है कि, अरे मैंने कभी इंग्लिश पढ़ी जो मैं जान जाऊँ, मास्टर जी पढ़ाते थे, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था अंग्रेजी। पढ़ाई में किसका इंटरेस्ट होता है 12वीं तक, स्कूल में पढ़ता नहीं था, कोचिंग जाता, पता नहीं क्या आते बकरी की तरह बोलते चले जाते और बच्चे लिखते चले जाते। मैं तो लिखता भी नहीं था, बिल्कुल पीछे बैठता था, वो देख भी नहीं सकता था मैं लिख रहा हूँ कि नहीं। मेरे दोस्त होते थे 4-5 दोस्त, वो आगे पीछे की सीट पे बैठते थे, बातें बातें शायरी वारी करके क्लास क्या हो गई, खत्म, जाओ। मेरे को इससे कोई मतलब। एक दिन गुरुजी ने मेरे से कहा तू पढ़ता नहीं है। अरे सुनो यार तुम, एक दिन मेरे गुरुजी ने पूछा, वो कोचिंग पढ़ाते थे, वो बहुत फेमस टीचर थे सुल्तानपुर के। उन्होंने कहा तुम पढ़ते नहीं हो, मैंने कहा हाँ गुरुजी पढ़ता तो नहीं, ऐसे ही जीनियस में हकीकत जब। हाँ, तो उन्हें कहा क्या है, हमने कहा देखो गुरुजी, मैं ना पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं होता, तो
हाँ मैं बहुत बिजी रहता हूँ, उनको मैंने समझाया तो उन्होंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उस बंदे ने उसके बाद कभी मुझसे पूछा नहीं कि तुम खड़े हो जाओ सुनाओ ये सुनाओ वो सुनाओ, उसको भी लगा इससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं 12वीं पास हुआ, जितने भी मेरे परसेंटेज थे बताऊंगा नहीं, तुम शर्मा जाओगे। उन्हें कहा कि यार तुम, मुझे लगता नहीं था तुम पास हो गए यार, तुम पास हो गए, बहुत बड़ी क्या हो गई, इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो यार ठीक है, जब एक बात का नियम बना लो, लाइफ में ना कोई तुमसे आगे है ना कोई तुमसे पीछे, ना तुमसे कोई बड़ा है ना तुमसे कोई छोटा है। जैसे किसी को आता है, तो मैं पहले क्या थिंक करता था, पढ़ के आया है इसलिए इसको आता है। मैंने किताबें नहीं पढ़ी तो मुझे, बिल्कुल फिजिक्स की क्लास में बैठता ना, जैसे कोई सवाल बताता, जैसे कोई गुरुजी कोई सवाल ऐसे लिखते, क्योंकि पढ़ाते बहुत स्लो थे, मतलब 10 मिनट में एक सवाल करवाते, 2.5 घंटे में 6-7 सवालों में क्या होता था, लेक्चर ख़त्म हो जाता था। तो एक सवाल 10 मिनट समझा रहे, 15-15 मिनट तक समझा रहे। तो मान लो उन्होंने कोई सवाल लिखा और किसी ने आंसर बोल दिया सर ये है, तो मैं अपने मन में यही सोचता, साला बताओ पहले से पढ़ के बैठा हो, मैं पढ़ूंगा तो मैं बिल्कुल ये, मैंने कभी ये नहीं सोचा अरे यार इसको आता है, अरे मेरे से आता है तो क्या हो, वो पढ़ा है, उसको पढ़ाई आती है, उसने मेहनत की है इसलिए उसको आता है। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने किताबें नहीं खोली, खोली तो मैंने मक्कारी काटी, इसलिए मुझे, मैं भी पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो मुझे भी, ये मेरा रूल था, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे आना भी, इसीलिए मैं पढ़ाई में सबसे फिसड्डी था। लेकिन दोस्ती मेरी टॉपर्स के क्लास के साथ थी, मैंने कभी फिसड्डियों को दोस्त नहीं बनाया है कि मैं भाई फिसड्डी हूँ, मेरे नंबर नीचे से पहले पे आता हूँ तो फिर नीचे वालों से दोस्ती है, मैं नीचे, वो मेरा दोस्त बिल्कुल, ये हमारी दोस्ती थी। एक दिन टेस्ट हुआ, लगभग 100, उनके यहाँ बहुत बच्चे थे, लगभग 160 बच्चों ने टेस्ट दिया खाली 12वीं क्लास में। मैं गया, मेरा दोस्त ऊपर से ढूंढ रहा था, मैं अपना नंबर नीचे से ढूंढा, और मुझे कहाँ मिला मेरा नाम, अरे नहीं बे, बिल्कुल नीचे। आखिरी नाम किसका था, वो मेरा था, और मेरे फ्रेंड का ऊपर से पहला नाम। ये हमारी दोस्ती का रिलेशन था। वो साला टॉप करता तो मैं कहता भाई तू बहुत रटता होगा यार, फिर तो मैं कहता भाई तेरे को तो सब याद है, तो हाँ सब रटा हुआ। कहा बहुत रट्टू तोता है भाई, तू समझता भी है, खाली रट लेता है तो सवालों। तो कभी खुद को छोटा मत मानो। जैसे कुछ बच्चे क्लास में बैठ के डर जाते हैं कि अरे यार इसको तो बहुत आता होगा, भाई उसको पढ़ा हुआ है इसलिए वो बोल रहा है, तू भी क्या करके है, तो तुझे भी है। न किसी का दिमाग ज़्यादा है, ना किसी से दिमाग किसी का कम है, डिपेंड करता है यूज़ कैसे कर रहे हो। इसलिए मैं क्यों पढ़ पाया, तुम्हारी तरह मैं ऐसे होता डरने वाला और डिप्रेशन में जाने वाला। तुझको लगता है मैं पढ़ पाता, जबकि मैं 12वीं पास करके आया था। एलसीएम लेने की भी तो मेरे क्या पड़ जाते थे, मेरे सांसें अटक जाती थी 1/4 - 1 लिख के सॉल्व करने में। तो सोच मैंने कैसे कर लिया होगा ये सब, बस इसी उम्मीद में कि भाई पढ़ूंगा तो। और मैंने कभी कंपेयर नहीं किया किसी को कि भाड़ में गया, तुझे आता है तू देख ले भाई, तेरे आने से मेरा ना कोई नुकसान है ना मेरा कोई फ़ायदा, ना मैं थिंक भी करूँगा कि तुझे आता है कि नहीं आता है, तो जो है कर ले भाई अपना। लेकिन मुझसे तुम बात करोगे तो तुम एरोगेंस नहीं दिखा सकते कि तुझे आता है तो तुम मेरे पे चढ़ के बोलेगा, साले पटक दूंगा तेरे को उठा के। आता नहीं इसका क्या मतलब है, तो बोलने में बड़ा माहिर था मैं। तुमको लगता है मैं माहिर हूँ बोलने में? हाँ, मैं बहुत माहिर था। मैंने रोक लिया आपको, मैं बातें नहीं करना चाहता ज़्यादा, तो लोग जा नहीं पाते थे। वो कहते वो पढ़ाई की बात क्या करोगे, तुम दिन भर चश्मा लगाए पढ़ रहे हो, मैं दिन भर चश्मा लगाए टीवी देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ, बाहर टहल रहा हूँ, सुल्तानपुर में जाके ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ, मिठाइयाँ खा रहा हूँ, है ना, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो कभी खुद को मेरा कहने का मकसद क्या था तुम समझ नहीं पाए, इस कहानी का मकसद क्या है, मैं बस बोलता जा रहा हूँ। इस कहानी का मकसद ये है, कभी किस छोटा खुद को मत बनाओ, अपने मन से तो बिल्कुल भी नहीं। और कभी किसी की चापलूसी मत करो इसलिए कि उसको आता है। मैंने कभी किसी से कोई चापलूसी की बात नहीं की, चाहे आता हो चाहे
ना भाड़ में गया तुम कौन हो, तुम टॉपर होगे अपने घर के, समझ है ना। मुझसे बात करो तो तमीज़ से करो, वरना बात मत करो। एटीट्यूड किस बात का, इसलिए कि तुझे आता है नहीं, मैं पढ़ूंगा तो मेरे को भी आए। बच्चे बेवकूफ़ होते हैं। अब मैं तो एक इंसिडेंट तुमको और समझाता हूँ। पढ़ाई करके क्या करोगे तुम, है ना, कहानी तुमको कुछ ना कुछ क्या करेंगे, सिखाएं। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो टाइम था 2013, मतलब 2 साल तैयारी के मेरे चले गए थे। तो 2013 में मैं थोड़ा सीरियस हूँ, मुझे लगा मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे पढ़ाई आने लगी थी, क्योंकि मैंने गणित वणित में काफ़ी क्या किया था, और सेशन स्टार्ट होने से पहले काफ़ी मेहनत की थी। मेहनत का मतलब 1-1.5 महीने लगातार क्या पढ़ा था, मैथ वगैरह, एलसीएम, जो भी कुछ जितना भी है, पावर पॉइंट, रूट, जो भी है सब रट डाला मैंने। तो उसे क्या ना, मुझे लगा कि यार अब कैलकुलेशन हो सकती है। फार्मूले पे अगर कोई फार्मूला मुझे दे दो और सवाल दे दो तो मैं बस वैल्यू बता दूँ तो मैं क्या ला दूँगा उसका, मैं उसका आंसर ला दूँ। तो मुझे पढ़ाई आने लगी। अब एक बेंच पे हम 5 लोग बैठे हुए, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मेरा दोस्त बीच में है, बाकी और भी 2-3 लोग हैं, वो कौन है मैं उनको नहीं जानता, ना वो मुझे जानते। क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी तो मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा यार पानी है, तो उसने कहा नहीं यार पानी तो नहीं, पड़ोसी का है, दे दो। मैंने कहा यार दे दे यार प्यास लगी है, तो उसने कहा यार भाई पानी दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा। ठीक है मत दे। सर जी है, उनने एक क्या दिया क्वेश्चन, अच्छा उनने पता नहीं वो जो सवाल दिया उसका आंसर मुझे ऐसे क्या था याद था, तो मैंने लगाया भी नहीं, मैंने कहा इतना आंसर है, अपने फ्रेंड से कहा इतना आंसर आएगा। मैंने कभी बोला नहीं क्लास में कि इतना आएगा, नहीं, अपने फ्रेंड से कहा इतना आ जाए, उसने सुन लिया भाई, सर जी ने आंसर लाया, उतना आंसर आ गया। 5 मिनट बाद मेरे से बोल रहा है भाई पानी। मैंने कहा यार तुम माफ़ कर दे, मेरे को पानी अब नहीं पीना, मैं क्लास के बाद। ये ऐसे बेवकूफ़ बच्चे हैं, तो तुम ऐसे मत बनना, क्योंकि ऐसे बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें वो कैरेक्टर ही नहीं है कि वो क्या हो पाए काम। तो यार हद है यार, मतलब ऐसा क्या उखड़ गया कि तू कह रहा है भाई पानी, अरे अच्छा फिर उसने उसको गोली चढ़ाई, ये मेरा दोस्त इसको बोल रहा है पड़ोसी को जिसने पानी नहीं दी, अबे टॉपर है इस क्लास का है, पता है तेरे को, ऐसे फिजिक्स क्या है इसको रटी हुई है, मेरे से कह रहा है भाई पानी, मैंने कहा नहीं यार पानी नहीं चाहिए। तो तुम ऐसे मत बनो, ऐसे बहुत है, ऐसे लोगों की कमी नहीं, अपने रास्ते खुद बनाओ, किसी के रास्तों पे चलने की जरूरत नहीं। सब कुछ करिए लेकिन अपनी आइडेंटिटी को क्या करिए, बना के रखिए। आप भी एक इंसान हैं, आप चापलूसी करने के लिए किसी के लिए नहीं बने। आप अपनी ज़िंदगी जीजिए, मस्त रहिए, कोई क्या बोल रहा है बोलने दीजिए। आपके चचा बोलते होंगे साला ये डॉक्टर बन गया है तो देखूं, बोलने दो। पड़ोसी बोल रहा है तैयारी करने गया, बोलने दो। तुम बस क्या करो, तुम बस अपना काम करो। दुनिया का काम है क्या करना, बोलना। जब तुम तैयारी करोगे तुम्हें गालियाँ मिलती रहेगी, सेलेक्ट हो जाओगे तो वही जो गालियाँ दे रहा है तालियाँ देगा, वाहवाही करेगा, मुझे पता था ये बहुत क्या था, मेहनती था। हाँ, ये इंसान है। इंसान समय के साथ क्या होता है, आज गरीब हो, पैसा नहीं है तो दावत नहीं मिल रही है, कोई बुला नहीं रहा शादियों में, कल को पैसा मिल जाएगा तो बेवजह भी लोग क्या करेंगे, बुलाएंगे भैया आ जाना, भैया आ जाना। ये दुनिया है, और दुनिया का बिहेवियर समय के साथ क्या होता है, और दुनिया तुम्हारी कुछ नहीं देखती, खाली तुम्हारा क्या देखती है, माल है इज्जत मिलेगी, नहीं है तो कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ। हाँ तो क्रिएट करिए पैसे को, क्योंकि अगर इज्जत चाहते हो तभी पाओगे, वरना सीधे बन के रहोगे ना तो 50 शादियाँ होंगी ना, तुमको 2 में पूछेंगे। बुला तो लेंगे लेकिन कभी हाथ मिलाने तुमसे आएंगे ना, तुमसे पूछेंगे भैया खाए पिए कैसा रहा, सब ठीक रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। आओगे चुप से, खाओगे चुप से ही, ये समाज है। और जब कुछ बन जाओगे तो वही समाज फिर क्या देगा, वापस इज्जत। उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको इज्जत देने में इज्जत ना देने में उसका ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान है, लेकिन आपको फिर भी नहीं मिलेगी वो इज्जत जब तक आप क्या नहीं हो जाओगे, कामयाब। मतलब पैसा हो जाए, शोहरत हो जाए, नाम हो जाए, साला एक रौला हो जाए कि हाँ लोग जाने कि तूने कुछ किया है, बड़ा कुछ काम, तेरे पास बहुत पैसा है।
तो ये समाज है। समाज बेटा समय के साथ कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तुम जिस समाज को गाली देते हो, एक दिन वही समाज तुम्हारी क्या करने लगेगा? तारीफ। तो गाली कैसे दोगे? जिस समाज को कोसते जा रहे हो, कल को इज्जत, तुम बहुत बड़े हो गए तो वही समाज तुमको क्या देगा? इज्जत। जहाँ जाओगे झुक के सलाम करेगा, 10 आदमी तुमसे मिलने आएंगे, तब तुम उसको गाली। तो ये समाज है। समाज कलेक्टिव है, और कलेक्टिव समाज सिर्फ एक चीज़ देखता है, पैसा। आपका कैरेक्टर नहीं देखता। वट एवर कैरेक्टर यू विल, जो भी है, साला मक्कार हो, चोर हो, डकैत हो, बस क्या हो तुम्हारे पास? पैसा। अब इसका मतलब नहीं डकैत ही बन जाऊंगा साले को पैसा ही। लेकिन ये भी है, अगर आपने बहुत गलत तरीके से नाजायज पैसा कमाया तो लोग फ्रंट पे तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे बेपनाह गाली। ये सच्चाई है। लेकिन कोई अच्छा काम करके बहुत बड़े आदमी बनोगे तो जो इज्जत मिलती है उसकी वैल्यू कुछ क्या होती है? एक गुंडे की वैल्यू और एक बहुत पढ़े लिखे बड़ा काम करने वाले की वैल्यू में बहुत क्या होता है? फ़र्क होता है। एक का दिल से इज्जत होता है और एक का खाली दिखावा होता है कि आया है, फॉर्चूनर से आया है तो चलो क्या कर लो, हाथ मिला लो यार, आया हो। तो दोनों तरह की इज्जतें हैं, दिल से भी है और जुबान से भी। तो जो मक्कारी करके जो पैसे बनाते हैं उनका कभी दिल से इज्जत उनके लिए थोड़ी होती है। जो खुद से बनाया है, मेहनत की है, तब इज्जत मिलती है। और यार इज्जत करते करते यार ये ऑप्टिक्स क्या होगा, चलिए। तो मैं किस बात पे बोल रहा था तुम? अबे नहीं, अरे नहीं, हाँ, अपना एटीट्यूड मत गिराओ ना। हाँ, परेशान मत रहो। अपने आप को क्या ना महसूस करो, अपने आप को कभी कमज़ोर और छोटा महसूस मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को महसूस करा दोगे तो उठने में बहुत क्या लगेगा? उठने में बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त कभी मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाए 12वीं तक। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मैंने सबको बोला था, देख लो तुम साले पढ़ते होगे तो तुम पढ़ो अपने लिए, मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं पढ़ता। तो तुम कभी मुझे पढ़ाई से जज मत कर, वरना हमारी तुम्हारी दोस्ती चल नहीं पाई। जज करना तो मेरे कैरेक्टर से, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं तुम्हारा साथ कैसे दे रहा हूँ, मैं तुमको साले जब पैसा मांगते हो तो देता हूँ कि नहीं देता, तुमको फुचकी खिलाता हूँ कि नहीं। फुचकी मतलब गोलगप्पे, पानी पूरी, मेरे स्कूल के सामने ही मिलती थी। अरे यार वो कोलकाता में बोलते हैं, अब यार ये पता नहीं मैं फुचका क्यों बोलता हूँ। मेरी मम्मी एक्चुअली क्या है, मेरी माँ की पूरी फैमिली, उनका मायका कहाँ है? ननिहाल शिफ्ट है, मेरा गांव में भी है, कोलकाता में भी है। तो मेरी माँ बहुत सालों तक कहाँ रही है, तो मैं भी बहुत दिनों तक कोलकाता जाके रहता था। तो सालों वहाँ पानी, हाँ वहाँ फुचका बोलते हैं उसको। वो बड़े बड़े बनाते हैं, बड़े बड़े आलू के बनाते हैं वो, बड़े बड़े, उसको फुचका बोलते हैं। वो साला मैं यहाँ तो मुझे छोटा दिखा तो मैंने क्या बोला, इसको फुचका है तो ये क्या है फिर? तो वहाँ वो फुचकी नहीं बोलते, वहाँ उसको फुचका बोलते हैं। तो मैंने कहा ये छोटी है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? तो दैट्स, अरे वो 3 गुना साइज़ की होती है, तो वो फुचकी हो गई। तो मैं कहीं जाता तो मैं फुचकी ही बोलता हूँ, है। वहाँ ज़्यादा टेस्टी से बनाते हैं, वहाँ ऐसे तोड़ देते हैं ना, फिर वो एक बार में जाते नहीं तो तोड़ तोड़ के खाना पड़ता है, फिर पानी अलग से पीना पड़ता है। अब वहाँ का कोई ऐसा स्टॉल नहीं होता ठेले का, वो हाथ में ऐसे झबिया होती है, वो सारा कुछ झबिया में सजा। कलकत्ता गई हो तो मुझे लग रहा है, तो झबिया लेके चलते हैं। आप वहीं कहीं रुक गए, 4 लोग इकट्ठा हो गए, पानी फटाक से आलू थोड़ा फोड़ा, स्टार्ट हो गए। कोलकाता अच्छी जगह है खाने पीने के लिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। हाँ, अरे यार बहुत है, बहुत सारी। हाँ हाँ चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलेंगे, सब जगह चलेंगे, दुबई भी चलेंगे, बुर्ज खलीफा पे 24 कैरेट गोल्ड की चाय भी। बट पहले क्या कर दो, मेहनत करके क्या बन जाओ, डॉक्टर। एक डॉक्टर बनूँ, 8-10 लाख रुपए मंथली आएगा। बुर्ज खलीफा कितना पैसा खर्च करा देगा? 10 लाख ना,
1 साल कमाओ 1,20,00,000 होता है, 10 लाख ऐसे जाके क्या कर दो, फेंक के चले जाओ, फेंक के आ जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले क्या कर लो, और नहीं पढ़ोगे तो अगर नहीं पियोगे तो सिटी की चाय पियोगे, साला आधा पानी होता है, आधा उसमें क्या होता है। इसका मतलब एक बात तो फिक्स हो गई, आपकी कामयाबी में पैसे का रोल है, और पैसा सबसे आसानी से किससे कमाया जा सकता है, डॉक्टर में, इसमें कोई शक नहीं। ये चंदन हॉस्पिटल है ना, अब क्या पढ़ाऊँ, कहानी खत्म हो गई पढ़ाना। चंदन हॉस्पिटल है, अभी यहाँ वैकेंसीज निकली हैं एमडी के लिए, मास्टर के लिए वैकेंसी, जो एमडी किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन। गैस्ट्रो का कोई एमडी है तो उसको 1.5 करोड़ रुपये पैकेज दे रहे साल का। कितना, 1.5 CR स्टार्टिंग है, अगर आप एमडी हो तो। एडिशनल भी है उसमें, एडिशनल ये है कि ये तो आपका बेस पैकेज है 1.5 CR। अगर आप ओपीटी करते हो, आपके पास मरीज आते हैं, तो ये बढ़ जाए 1 करोड़ और आप बढ़ा लो, कितना हो गया। तो एवरेज एक एमडी गैस्ट्रो लगभग 2 करोड़ रुपए सालाना पा रहा है। कितना खा लेगा, कितना फेंक लेगा, कौन सी गाड़ी से चलना चाहेगा। एमडी बनने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, MBBS 5.5 साल, पीजी कितने साल, कितना हो गया ये। तो अगर आप 20 साल में क्या हो जाते हो MBBS में सेलेक्ट, तो जब आप लगभग कितने साल के रहोगे, आपके पास एक जॉब रहेगी जो 1 करोड़ से ज़्यादा पैकेज की रहेगी। ये इनिशियल पैकेज है, शुरुआती। अभी आप बहुत कम एज के हो, किसी भी डॉक्टर का जो उरूज आता है वो कितने साल में आता है, ये है उस समय वो सालाना 100 CR का काम करता है। हाँ, 50, 100, 200, 100 करोड़ का ये बिजनेस क्रिएट होता है उसका, उस डॉक्टर का, ये उसका उरूज है। क्योंकि वो 30 साल बाद एमडी कंप्लीट करता है, फिर अपना नाम कमाएगा, तो नाम बनाते बनाते 10-15 साल लगेंगे, लेकिन उस नाम बनाने में भी क्या रहेगा, पैसा रहेगा। फिर जब नाम बन जाएगा एक बार, जब मरीज आपके नाम से आएंगे, आप फेमस हो जाओगे किसी शहर में, किसी स्टेट में, कि तुम इस बीमारी के बहुत बड़े क्या हो डॉक्टर। अब जब तुम्हें कोई असाइन करेगा कोई हॉस्पिटल, तो फिर तुम्हारी औकात के हिसाब से फिर तुम्हें वो 1 साल का 10 करोड़ 15 करोड़ का पैकेज देगा। और सिर्फ सारे दिन के लिए नहीं, 2 घंटा 3 घंटा के लिए, कि आप बस 3 घंटा दे दीजिए और 10 करोड़ मुझसे आप जो चाहे वो करिए। तो जो तुम काम कर रहे हो ना, तुमको लगता होगा यार ये बहुत छोटा सा काम होगा, पैसे के लिहाज से बिल्कुल भी छोटा नहीं है। मैं एक दिन इन लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा नीट में सोच रहे हैं, ले लें MBBS ले लें, या मन नहीं है, सोच रहे हैं छोड़ दें MBBS, क्या ही करें। उन्होंने कहा तुम अभी समझते नहीं हो डॉक्टरी को। मैंने कहा मतलब। उन्हें कहा कोचिंग से तुम कितना कमा लोगे। मैंने कहा 200-400 करोड़ तो कमा ही लेंगे। अरे मेरा एम है 200-400 करोड़ रुपया बनाना। तो मैंने कहा इतना तो कमा ही लेंगे। उनको लगा फेंक रहा है। उन्होंने कहा तुम डॉक्टरी समझते नहीं हो, डॉक्टरी एक बहुत बड़ा समुंदर है। जब इसमें तुम उतरोगे ना, और जितनी बार तुम हाथ से पानी बाहर फेंकोगे, सिर्फ क्या निकलेगी, खाली नोट निकलेगा उसमें। मैं कहा यार बढ़िया चीज़ है, कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा जितनी बार पानी बाहर फेंकोगे मछली नहीं निकलेगी, हर बूंद पैसा हो। छोटे छोटे डॉक्टर बेटा करोड़पति है। छोटे छोटे डॉक्टर जो BMS किए हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ BMS किया, प्रैक्टिस की, उनके पास 10-20 करोड़ की क्या है, प्रॉपर्टी है। एक हॉस्पिटल का जो सीखने वाला होता है, स्टिचेस सीख रहा है, दवाएं दे रहा है, जब वो अपने इलाके में जाके क्लिनिक खोलता है ना, तो वो महीने का लाख रुपए कमाता है।
उसके पास कोई डिग्री नहीं है, बस वो हॉस्पिटल में 3-4 साल रहा है, फिर गांव गया, अपने चौराहे पे क्लिनिक खोली। वो बेटा क्लिनिक रोज 4-5 हज़ार उसको दे रही है, उसके पास कहीं कोई डिग्री नहीं। ये डॉक्टरी है, मजाक नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ काश तुम थोड़ा समझ पाते कि तुम किन रास्तों पे हो और तुम्हें क्या कुछ मिल सकता है इससे, क्या कुछ तुम अचीव कर सकते। तो तुम कह देते सर दे दिया 2 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रोऊंगा कि हंसूंगा, शादियों में जा पाऊंगा, दोस्तों से मिल पाऊंगा, खुश हो पाऊंगा, या अपने मन के काम कर पाऊंगा, फिल्में देख पाऊंगा, सब त्याग देता हूँ, 2 साल पढ़ लेता हूँ, निकाल देता हूँ साले को। मैं आज मेरे को कोई क्या 10 साल पीछे चले जाइए, 20 साल के वापस आप हो जाइए, आप क्या करना चाहेंगे? मैंने कहा जो गलतियाँ की तो उसको वापस क्या कर दूंगा, सही जो सोया था वो पढ़ के गुजार देता, और फिर क्या करता, MBBS करता, फिर MD करता, और फिर कार्डियो से DM करता। DM भी होता है कितने साल का स्पेशलाइजेशन, या तो DM होता है या तो MC, 2 ही स्पेशलाइजेशन के कोर्स ही है। सर्जरी में जाओगे तो MCH करना पड़ेगा, वरना DM बनो। एक बार DM बन गए क्या रौला होता है। किसी DM को देखा है? अरे वो DM नहीं बे, डॉक्टर का DM, उसके पास DM की डिग्री हो, चलते हुए तो फिर लगेगा यार कुछ तो है इसमें। वरना जाके कभी KGMC में लारी वारी में जाके देखो, जो प्रोफेसर जाते हैं आते हैं, प्रोफेसर सारे के सारे क्या होते हैं, DM होते हैं। उनका बिहेवियर देखो, तुमको लगेगा क्या नॉलेज, कुछ तो है इसके पास, उसके पास उसकी नॉलेज है। तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सीरियस हो, थोड़ा भी समझदार होगे, थोड़ा भी तुम्हें लगेगा नहीं मेरे को कामयाब होना, तुम खुद पढ़ोगे, कोई तुम्हें पढ़ाए, तुम कैटलिस्ट खुद ही के। क्योंकि जिस फील्ड में हम कोई SSC की प्रिपरेशन नहीं है कि, या तुम कोई भी क्या नहीं कर रहे, वो पढ़ाई वाला क्या होता है, टीचर बनने वाला। तुम सारा BEd करने के बाद अब सरकार के रहमो करम पे हो कि नौकरी निकालो, फिर मैं एग्ज़ाम दूँ, फिर मैं मेरिट आए, फिर नौकरी निकले, ऐसा कोई जुगाड़ पानी यहाँ। डिग्री कंप्लीट, पैसा स्टार्ट। और सब कर सकते हो तुम सब। एक बच्चा चाहे LCM लेना आता है और चाहे ना, कर तो सकते ही, करो ना यार, मस्त लाइफ है तुम्हारे लिए। एक वर्ल्ड क्या हो जाए, दुनिया क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। मौका लगेगा कितने लोगों को बाहर से पढ़ाई करने का, कोई हार्वर्ड से मौका लगेगा, बिल्कुल लगेगा। MBBS के बाद बहुत सारे लोग चले जाते हैं बाहर पढ़ने, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम क्रैक हो गया, हार्वर्ड मेडिसिन स्कूल में चले जाइए, बहुत सारे, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ चले जाइए, स्पेशलाइजेशन वहाँ से कर लीजिए, बहुत सारे डॉक्टर्स करके आते हैं। लेकिन तुम मोबाइल की वो स्क्रीन पे घुसे रहोगे और तुम सोचोगे दुनिया जीत लो, तो थोड़ा क्या रहेगा, थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, त्याग तो देना पड़ेगा, क्योंकि नेचर का एक रूल है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। इवन किसी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, तुम सीड के बारे में क्या सोचते हो? एक सीड, एक बीज जब क्या बनता है, एक पेड़ बनता है, तो सीड को अपनी आइडेंटिटी क्या करनी पड़ती है, खोनी पड़ती है। सीड सीड रह करके कभी पेड़ नहीं बन सकता। अगर सीड को पेड़ में बनना है तो सीड की आइडेंटिटी को खत्म होना पड़ेगा, सीड का वजूद क्या होना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, तब कहीं क्या निकलेगा, पेड़। और सीड अगर सीड के वजूद में है तो वो कभी, तो हम उसका आटा गूंद के क्या कर लेंगे, खा लें, वो कभी पेड़ में कन्वर्ट ना। कितनी सही बात है कि कुछ पाना भी चाहते हो और कुछ खोना भी, ज़िंदगी के चाहते हो जो टपरीबाज मज़े हैं वो लेता भी रहूं और डॉक्टर भी बन जाऊं, छपरी जो काम कर रहे हैं वैसे मैं भी करूं और क्या बन जाऊं, कैसे मुमकिन है? कुछ पाने के लिए कुछ, ये रूल है नेचर का। और इतने बड़े हो गए, आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होगी,
आप इतने बड़े हो गए, अभी तक इतना सिंपल सा नियम नेचर का नहीं पढ़ पाए। इतना जानकार हो, इतना जानते हो, दुनिया को ऑब्जर्व करते हो, किसी को देख के बता सकते हो कितना पानी में है, बोलते हो ना अबे तेरा तो नाप लेता हूँ पानी तो कितने गहराई में है। तो तुम ये नहीं नाप पाए कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, उसके पर्पज क्या है, कैसे तुम कामयाब हो पाओगे, इतना नहीं समझ पाए जब कितने बड़े हो गए। तो कि नेचर का एक सिंपल सा रूल तुम नहीं समझ पाए आज तक कि पहले खुद को मिटा दोगे तब कहीं कुछ निकल के आएगा। सब कुछ साथ लेके आप अपने को ख़त्म भी नहीं करना चाहते और चाहते हो आप एक पेड़ बन जाओ जिसमें बहुत सारी शाखें हों, बहुत सारे फल हों, मुमकिन नहीं है। एक सीड पेड़ बनने में समय भी लेगा और खुद को मिटा भी देगा और ज़मीन के अंदर जाएगा, धंस जाएगा। ऊपर से तुम्हें दिखाई, ये हम भी ऐसे ही करना चाहते। मेहनत के समय खुद को छुपा दो, कोई तुम्हें देख भी ना पाए, और जब तुम निकलो तो रोशन कर दो अपने नाम से कि तुम क्या थे। यही लाइफ का पर्पज़ है। और मैं तुमको बताऊं, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम अभी जिस एज में हो वो ताकत तुम्हारे एज ही ताकत है। 20 साल की एज है वो ताकत है तेरी, 25 साल की एज ही ताकत है तेरी, 35 साल की एज में ताकत खत्म। करके देखो एक बार, समझ में आया? चलिए, अच्छा लगा प्रवचन मार के। अरे ठीक है, बहुत सीरियस मत हो, रोने मत लग जाना यार, इतना सीरियस हो जाओगे तो ठीक है। लाइफ है, थोड़ा रिलैक्स करो, बस थोड़ा बहुत क्या करो, धीरे धीरे। हाँ, कछुए की क्या, वो बचपन में कहानी किस लिए सिखाई गई? कछुआ खरगोश। तुम खरगोश क्यों बन रहे हो? तुम क्या बनो? कछुआ क्या कर रहा था? धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन तुम भी चलो ना। डेली तुम कुछ 2-4 लाइन क्या किया करो, सीखा करो। 2-4 लाइन सीख सीख के साल भर में, अबे 360 दिन होते हैं, 4 लाइन डेली सीख रहा है तो कितने हो गए? 1200 लाइन्स तुझे क्या हो जाएंगी? और 1200 लाइन से बायो में है जो कहाँ क्या बन के आएगा? सवाल कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है।